नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट आ चुका है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, पूरा मन लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में। क्योंकि ये मौका फिर आपको पता नहीं कब मिलेगा। देखिए, लास्ट में हमने इधर जो है, इधर का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी चीजें मैं डालूंगा वो चीज मिलेगा। देखिए, हम वही चीजें दे रहा हूँ चैनल में, वही चीज अपलोड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कि केवल आप जितना भी हम कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत लेंथी दे रहा हूँ। कम में बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका तैयारी जो है ना, बहुत अच्छी तरह से हो जाए। बहुत अच्छी अच्छी तरह से, मतलब ये कि जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां जहां से पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें आपको हो जाए। इससे ये फायदा होगा कि आपके एग्जाम में, देखिए, एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी या बहुत इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आता है। लगभग लगभग आपको 32 से 35 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जो कि इर्द गिर्द ही रहेगा आपके। बस उसको क्या है, आपको जानना है, उसको रिवीजन करना है। तो अगर आप रिवीजन के बेस में ले तो बहुत बढ़िया है। और ऐसे पढ़ाई के अगर ले पूरा तैयारी में, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जितना आप करवा दे रहे हैं ना, केवल इतना ही पढ़ लेंगे, आपका आराम से 32 35 नंबर आप गेन कर सकते हैं। बशर्ते ये कि मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं फैक्ट इसमें बताते जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें, वो सब चीजें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मैं फिर से बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि जब मैं जो भी चीजें मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसे अनुच्छेद 21 का मतलब कि क्या बोला गया है, एक तरफ से अगर आप बोले तो पूरे मौलिक अधिकार का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। जितना फंडामेंटल राइट्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 21 को मिला जाता है। क्यों? इसमें जैसे कि आप कहते हैं सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार। अभी देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोने का अधिकार भी मौलिक अधिकार बोला है। ठीक है, सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार, फॉरेन जो घूमने का आपका मन किया वो अधिकार। अच्छा, कुछ आपको देखने का मन करता है, जो भी आपका मन कर रहा हो, बहुत लोगों का तो मन करने लगा होगा, तो वो भी अधिकार इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक, मतलब कि जो भी आपके लाइफ से है, बोलते हैं ना कि दारू पीने का अधिकार किससे आता है? आर्टिकल 21 से। ठीक। घूमने का अधिकार, जो भी है, पिकनिक मनाने का आपका मन कर रहा है, शादी करने का अधिकार, ये भी उसी में, लेकिन शादी करने का अधिकार है। शादी करना, अगर ऐसा नहीं है कि शादी आपका नहीं हुआ, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस ठोक दीजिए, आर्टिकल 32 या 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में, कि नहीं हमारा शादी नहीं करवाया गया, राज्य ने ध्यान नहीं दिया हमारा शादी करवाने में। भाई ये नहीं है। ठीक। शादी करने का, आप आज शादी कीजिए, ये आपका अधिकार है। आप अपने से लड़की खोजिए, माँ बाप आपको खोज रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें मिलता है आपको? इसको देखेंगे बाद में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ये कौन सा है? राष्ट्रपति शासन 356, आर्टिकल 356 इमरजेंसी प्रोविजन वाला है। ठीक। अच्छा, इमरजेंसी किसमें आता है? तो पार्ट 18, पार्ट 18, या आप इसको बोल दीजिए 10। ठीक। 5 15 16 17 18, ये हो गया पार्ट 18। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद फिर होता है अस्पृश्यता। अच्छा, इसमें इमरजेंसी का 3 आर्टिकल जो मैंने है वो बता देते हैं। 356, ये हो गया राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रपति शासन हो गया ये हो गया इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 356 अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक। राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा है यार, कई सारे स्टेट में लगता रहता है। अच्छा, ये बताइए, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगा है, सॉरी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में लगा है अभी तक? और उसके बाद बताया 360, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी पार्ट 18 में है सब। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया, यानी कि वित्तीय आपात एक भी नहीं लगाया, यानी कि जीरो है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि अनटचेबिलिटी बोलिए, ये है आर्टिकल नंबर 17। अब देखिए, आपको आर्टिकल नंबर क्या है, 12 छोड़ दीजिए, 13 छोड़ दीजिए, 14 से लेकर के 30 तक आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी किसके आधार पर। लिंग हो गया, सेक्स हो गया, यानी कि जेंडर हो गया। उसके बाद धर्म हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, जाति हो गया। और जन्म स्थान के आधार पर आपको भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 16 बोलता है सबको बराबर अपॉर्चुनिटी। 17 छुआछूत का अंत करता है। 18वां किसका? तो टाइटल, टाइटल से रिलेटेड है कि आपको
जो भी टाइटल के लिए, देखिए कुछ कुछ चीजों को छोड़ करके। उसके बाद 19 जो कि राइट्स ऑफ फ्रीडम है, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, जनसभा करने का अधिकार, ठीक, बिना अस्त्र का आपका व्यवसाय करने का अधिकार, और भी कहीं भी बचने का अधिकार, कुछ राज्यों को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर 20 में आता है कौन सा, देखिए हमारा फंडामेंटल राइट वो मैं बता चुका हूँ पिछले में, तो इसमें वीडियो लंबा करने कोई मतलब है नहीं। ठीक, आर्टिकल 20, 20 क्या बोलता है, आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर कोई अपराध किए हैं तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये है कि आपको जो है कानून जो है एक अपराध के लिए एक ही बार दंड देगा, और सेम टाइम का अपराध आपने 4 बार किया है तो भी उसका एक ही बार दंड देगा। ऐसा कि नहीं कि आप 4 बार किसी को मारे तो आपको भी 4 बार लटकाया जाएगा फांसी में। ठीक, 4 लोगों को मारे तो 4 बार फांसी में, एक ही बार फांसी में लटकाया जाएगा। दूसरा ये कि आपको क्या है अपने पसंद का जो भी एडवोकेट वगैरह जो भी है ये सब करने का, सलाह लेने की आपको पूरी आजादी है। ठीक, और क्या बोलता है ये कि आपको कानून जो है आपको आपके ही खिलाफ, मतलब आपको अपने ऊपर कोई भी चीज, उसका कोई भी दोष है उसको अपने ऊपर लेने के लिए भी स्वतंत्र करता है कि नहीं, आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता इसके लिए। ठीक है, ये 20 हो गया। 21 में क्या हो गया, 21 का हमने इतना बात कर दिया, इतना सारे अधिकार हो गया, राइट, प्राइवेसी का अधिकार हो गया, यानी कि निजता का हो गया, और भी बहुत सारे अधिकार, मतलब जितना भी आपको समझ में ना आया ना क्या ये क्या हो गया, खाने का अधिकार, इन्वायरमेंट, स्वच्छ इन्वायरमेंट का अधिकार, ठीक, ये सब इसी में है। खा खा के मोटे हो जाइए कोई बात नहीं, आर्टिकल 21 आपके साथ है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये किस में आता है, 21A में आता है। 21A क्या बोलता है कि राज्य राज्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। ठीक है, जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए मिल रहा है ना शिक्षा, और भी राज्यों में है, लेकिन जिस तरह से स्टैंडर्ड दिल्ली का बना हुआ है उस तरह से स्टैंडर्ड नहीं है, आप चाहे कुछ भी बोलिए। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 21। अच्छा, आर्टिकल 21 कब लागू हुआ था, लागू हुआ था बाद में देखेंगे, पहले इसको ऐड कब किया गया था, ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। कब, 2002 में, एक मिनट। तो आर्टिकल 21A ये कब डाला गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, ये 2002 में इसको डाला गया। अच्छा, एक जो है एजुकेशन अधिकार जो भी है, राइट ऑफ एजुकेशन का एक बिल बनता है, एक्ट बनता है, कब, तो बनता है 2009 में, और लागू कब होता है, तो 10 अप्रैल, सॉरी अप्रैल में होता है, 10 अप्रैल या 1 अप्रैल को, अप्रैल 2010 में लागू होता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आर्टिकल 22 आता है, क्या बोलता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मतलब देखिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पहली बात तो गिरफ्तार करने के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, आपको चलिए गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद 24 आवर के अंदर आपको क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक, लेकिन इसमें से वो समय निकाल दिया जाता है कि जहां पर आपको गिरफ्तार करके रखा है और मजिस्ट्रेट जहां पर है, यहाँ तक पहुंचने में जितना समय निकाल लग रहा है वो समय को निकाल दिया जाता है इसमें से। सपोज डेट आपका 50 किलोमीटर दूरी में है, मान लीजिए 2 घंटे का समय एक एवरेज माना जाता है। ठीक, 2 घंटे का समय, तो 2 घंटे निकाल दिया जाएगा, तो वो 2 घंटे इसमें 24 घंटे में ऐड नहीं होगा। ठीक, ठीक है, आपको गिरफ्तार किया और वहां पर लेकर के आया और लेके जाने के समय को हटा करके, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 24 हो गया, 25, सॉरी आर्टिकल 22 हो गया, 24 आवर है ये आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, इसी में एक चीज और है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध, क्या बोला मैं, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो मैक्सिमम 3 मंथ तक, 3 माह तक जो है उसको कस्टडी में रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें आगे देखेंगे, सब एक में करना जरूरी नहीं है। जीने का अधिकार, कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो जीने का अधिकार आपको देता है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। देखिए 15 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 14, 21, ये सब। 15 क्या है, भेदभाव नहीं करेंगे, किसके किसके आधार पर, किसी के आधार पर, धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 16 सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ की समझ समानता या समता बोलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है, किसका किया गया है, शिक्षा का अधिकार, अभी आपको बोला गया, ठीक है, सूचना का अधिकार,
ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 का है। ठीक, 2005 का। ओके, अच्छा, सूचना का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट में है, ऐसा बात नहीं है। ठीक, लोक प्रतिनिधित्व ये अलग चीज हो गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो धर्म की स्वतंत्रता तो हमने उधर कर लिया था, कितना तक, 22 तक कर लिया था। अब 23 24 से लेकर के 30 तक मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये खत्म हो जाए फिर उसके बाद इसमें हम क्वेश्चन कर लेंगे चटपट। आपका फंडामेंटल राइट्स जो भी है उसमें तीसरा नंबर में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, आपका फंडामेंटल राइट कितने हैं टोटल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी 7 था, लेकिन बाद में 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। कब, सॉरी सॉरी, ये क्या, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आता है। इसमें संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से निकाल करके इसको लीगल राइट में कर दिया जाता है, और आर्टिकल नंबर 300A में इसको पुट कर दिया जाता है। ठीक, यहां से समझ में आई होगी। तो बचा हमारे पास कितना, एक तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना, 6। डायरेक्ट ये क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि कितने फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में, हमको संविधान हमको कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट देते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 6, 7 नहीं बोलिएगा। अगर पूछ लिया कि मूलतः संविधान में कितने फंडामेंटल थे, तो आप बोलिएगा 7। मूलतः मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यहां से देखिए, आर्टिकल हमारा फर्स्ट क्या था, समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। सेकंड क्या था, सेकंड में हम क्या बोले, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार आता है 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल बोल रहा हूं मैं। उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। उसके पास आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, थर्ड में आता है शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 23, 24। यही 2 आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार के। 23 क्या बताए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध करता है। क्या है कि मानव का दुर्व्यापार, समझ रहे हैं, और बालाश्रम, बच्चों से श्रम करवाने पे। और आर्टिकल 25 क्या बोल 24 क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को, 14 वर्ष से कम बच्चे को आप हैवी इंडस्ट्री में काम नहीं करवाएंगे। हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि खदान हो गया, कारखाना हो गया कोई, या जोखिम भरे कोई काम, कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब काम आप नहीं करवाएंगे। किसमें बोल रहा है, 24, आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम बच्चे को। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी उसको आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। जीवन की सुरक्षा किसमें मिलता है, आर्टिकल 21, 20 आपने देख लिया, 22 भी आपने देख लिया, 23 भी आपने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, कहाँ, आर्टिकल 21। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता। देखिए, आपातकाल इमरजेंसी के टाइम, जब इमरजेंसी लगता है हमारे देश में, भारत में जब इमरजेंसी लगता है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21, 20 क्या है, अभी आपको बताया गया, दोष सिद्धि। ठीक, और 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार। मतलब आप जीवन जीजिए, आपको जीने का अधिकार नहीं ले रहे हैं आप। ठीक, जीने का अधिकार, आप सांस लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इन्वायरमेंट में रहिए कोई दिक्कत नहीं, खाइए पिए एंजॉय कीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, उसमें कुछ चीजें बॉन्ड लग जाती हैं, मतलब कि जो आर्टिकल 19 है वो तो सस्पेंड हो ही जाता है कि भैया आप घूम नहीं सकते इधर उधर, और बाकी 144 भी लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसको देखिए, क्या है, मिलाना है सूची 1 और सूची 2। संविधान संशोधन कौन सा आर्टिकल बोलता है, तब बोलिएगा सर ये तो 368 पिछली वीडियो में बताया है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन कहाँ पर, 280, ये भी पिछली वीडियो में बता दें। वित्तीय आपात किसमें, 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक कितना लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक भी नहीं। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन सा में, 12 नंबर में। तो हो गया इसका, बस ऐसे ही मिला लीजिए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, कौन सा बताया गया। मतलब अब अपने स्वयं के विरुद्ध में अपना गवाही देने के लिए बाध्य करता है कि हाँ, आपको कोई जरूर फोर्स नहीं करेगा आपको अपने खिलाफ स्वयं गवाही देने के लिए। ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 20। ठीक,
अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो भैया ये थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर जी। ठीक। बी आर अम्बेडकर को देख लिए, लाल बहादुर शास्त्री। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट बोला था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे आत्मा तो जनरल तौर पे बोला जाता है प्रियम्बल को, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, लेकिन यहाँ पर आंसर है एन गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? अब देखिए, निर्वाह मजदूरी आपको मिलेगा, लेकिन कौन से आर्टिकल के अंदर? तो ये जो है आर्टिकल नंबर 23 है। 23 क्या बोलता है? जो भी कर्मचार है, यानी कि कर्मकारों को कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी या निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के लिए बात करता है। और 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायत से है, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक। उसके बाद फिर आप देख रहे थे 41 नंबर 41 में क्या बोलता है? कुछ दशाओं में काम हो या शिक्षा हो या लोक सहायता पाने का अधिकार। अगर आपको लोक सहायता पाना है या काम पाना है गवर्नमेंट से, राज्य से, या शिक्षा पाना है, तो वो जाता है 41 में। लेकिन बात क्या है ना, इसके लिए आप जा करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है। अनुच्छेद 42। तो 42 क्या बोलता है? 42 क्या बोलता है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं कहीं भी, तो उसमें न्याय संगत मानवोचित दशाएं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि प्रसूति सहायता भी उपलब्ध होना चाहिए वहां पर। ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल, बाकी इसमें सभी हो गए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो आंसर इसका बी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो कौन करता है? इंटरनेशनल पीस के लिए आर्टिकल 51। देखिए आर्टिकल 31 ये क्या था? यही तो आपका था राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसको उठा करके कहाँ डाल दिया गया? 300A में। अनुच्छेद 15 हो गया, 14 हो गया, तो ये भी हो गया। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B। देखिए 43 हम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसकी ए बी भी पार्ट है। ये कब हुआ था बताइए? तो ये है आपका क्या? ग्राम पंचायत 40 में है ना। 40B यानी कि सहकारी समितियों का बात किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, कोऑपरेटिव कर गया। ठीक, तो ये हो गया 43B। अब वन विकास, देखिए आर्टिकल 48 क्या बोलता है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और 48A क्या बोलता है? ये बोलता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। तो ये जो है आपका 48A में आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो कौन सा है ये? ये है आर्टिकल 32, जिसको माननीय अम्बेडकर जी ने संविधान का हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोला गया है। ठीक। और 226, अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, आप डायरेक्ट 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। बाकी 17 हो गया, 143 वगैरह सब आगे देखेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा 44, आर्टिकल 44 अगर बताना चाहें, मतलब आपको अगर जानने का मन है तो बता देता हूँ। ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। ये अभी कौन सा स्टेट है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक, उत्तराखंड लेके आया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय जो है 226, जबकि उच्चतम न्यायालय जो है 32 के अंतर्गत। ये है सुप्रीम कोर्ट का, ये है हाई कोर्ट का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अब देखिए राष्ट्रपति खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, आर्टिकल 52 क्या बोलता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 सभी कार्यकारी शक्ति उस पर निहित होगा। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? तो निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। ठीक। 55 क्या बोलता है? नहीं, राष्ट्रपति होगा, कार्यकारी शक्ति उस पर होगा, निर्वाचक मंडल। और 55 क्या बोल रहा है? उसका निर्वाचन जो है, निर्वाचन की पद्धति किस तरह से निर्वाचन होगा।
ठीक। और 56 क्या बोलता है, ये बोलता है उसका कार्यकाल। ठीक, कार्यकाल बोल दिया कौन, 56। ये ध्यान में रखिए, 56 पूछा जाता है कई बार। ठीक है, बाकी ये सभी पूछा जाता है लेकिन 56 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद 61 में से दिया है जो कि महाभियोग की बात करती है, महाभियोग की बात करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा है, 72 क्षमादान की। उसके बाद कौन सा है, तो 74 की राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, और जिसके हेड जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक। 75 क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 75 तक। तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोल रहा है, तो ये कहाँ पर है, डी। देखिए, मैंने कार्यकाल को ही मार्क किया था, इसमें क्वेश्चन वही पूछा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, अब बोलिएगा सर ये तो वित्त आयोग से है। निजता, शिक्षा और समानता, ये सब किससे संबंधित है। देखिए, समानता का अधिकार जो आपको मिलता है किससे, आर्टिकल 14 से, मतलब कि 14 से 18 तक। निजता आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा भी एक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा लिस्ट लेके आए हैं, उसको आप देख लीजिए, लफड़ा खत्म। देखिए, अनुच्छेद 371 किसके लिए, तो महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों के लिए बात करता है, इन दोनों के लिए विशेष प्रावधान। अब इतना ध्यान में रखिए, 71 में कौन कौन, तो महाराष्ट्र और प्लस एमजी, माय गॉड, महाराष्ट्र गुजरात। और इसके बाद ए का बात करें तो नागालैंड। ठीक, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब आप देख रहे होंगे, करेंगे ये सब दो दो राज्य क्यों है। अब जब स्टार्टिंग में आप जब देखे होंगे हमारा जो हुआ था राज्यों का गठन, तो महाराष्ट्र और गुजरात ये एक्चुअली पहले बॉम्बे में था, पूरा मराठा था। ठीक, इन दोनों के लिए एक ही में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में था, तीन दोनों के लिए भी एक ही में है। ठीक है, तो 71 डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 71 महाराष्ट्र और गुजरात, बाकी नागालैंड असम मणिपुर ना ना। ठीक है, इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 71 है, क्या हुआ, नागालैंड। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो यार, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको मैं यहीं पर खत्म करूंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन मतलब ये इतना है कि आपको पूरा आर्टिकल के लिए फिर इसके बाद फिर अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना सारे क्वेश्चन है। लेकिन क्या है कि समय भी तो है, छोटा छोटा भी नागरिकता होता है, वो सब बाद में देखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, ये हमारा है पार्ट 1 से संबंधित। पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये बोलता है पार्ट 1। कुछ और बोलता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है, तो 1 से लेके 4 तक। 1 क्या है ये भूल जाइए। ठीक, 2 क्या बोलता है कि अगर सपोज डेट हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, इधर है, और आगे इधर चले जाइए, और इधर से आप आइएगा, ये है हमारा इधर। तो इसमें अगर हमको बाहर से सपोज इधर पाकिस्तान का एरिया है, इसको हम कब्जियाना है, तो हम कौन सा आर्टिकल का सहायता लेंगे, आर्टिकल नंबर 2 को। ये 2 नंबर वाला आदमी है, 2 नंबर वाला आदमी को उठा करके हमको अपने में लाना है। ठीक, तो ये 2 का मतलब 2 नंबर वाले एरिया को। ठीक, अपना तो भाई 1 नंबर का है। ठीक, ये 2 नंबर वाले। आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि जितना भी हमारा है इसी में, सपोज एक छोटा राज्य है, ये है, ये है, ये है, इसको हमको इसमें मिलाना है, तो 3 का सहारा लेंगे। इसका नाम बदल देना है, बबलू से डब्लू कर देना है, तो भी हम 3 का सहायता लेंगे। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि अगर ये जितने भी काम कर रहे हैं, इसको हम पहली बात तो संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि ये जो कार्य होगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा। हमने संसद बोला है, ना कि सांसद, पार्लियामेंट। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि किसी भी राज्य में परिवर्तन, नाथ का नाम चेंज, उसका सीमा बढ़ाना घटाना, ये सब कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट करेगा, यानी कि संसद करेगा। ठीक है, तो यहां से ये भी हो गया। तो आपका यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद के अंदर नए राज्यों के गठन
सीमाओं की फेरबदल इत्यादि भी। तो ये है आर्टिकल नंबर 3। तो आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, भारत में हम बाहर से कुछ अर्जित कर लिए, ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, इसी में कुछ कुछ हम नाम बदल दिए, कुछ भी कर दिए, सीमा बदल दिए, छोटा राज्य को बड़ा कर दिए, बड़ा को छोटा कर दिए, ये 3 में हो जाएगा। 4 में क्या बोल रहा है कि ये सब जो भी होगा वो संसद करेगा। वो भी संसद मतलब कि नए राज्यों का निर्माण हो गया, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में, सीमाओं में या नाम में कुछ परिवर्तन करना है तो संसद जो है विधि द्वारा कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उसको प्रभावित किया था। अब बताइए कौन सा अनुच्छेद, हम आपको क्या बोलेगा, आर्टिकल 31 में क्या था, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, उसको उठा के 300A में डाला गया था। कितने बार मैं बोल चुका हूँ, तो इसको तो आप आपको भूलेंगे नहीं जहाँ तक। अगर आप वीडियो ठीक से देख लेंगे ना तो आपको यही पर सब याद हो जाएगा। इसके लिए फिर आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया। मनी बिल यानी कि 110, ठीक है, 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। मनी बिल को कहाँ पेश किया जाता है, इसको हम लोकसभा में पेश करेंगे सबसे पहले, ठीक। लोकसभा में पेश कर दिए, उसके बाद फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को बॉन्ड रहता है कितना, 14 दिनों का। 14 दिन में भैया अगर तुमने कर दिया तो ठीक। इसमें कुछ अगर मान लो बदलने का मन है तुमको, ठीक है, राज्यसभा को बोलेगा। राज्यसभा आपको रिकमेंड कर सकता है कि भैया थोड़ा सा इसका ना हो, थोड़ा सा इधर उधर कर दो कुछ। लेकिन लोकसभा के ऊपर पूरा है, लोकसभा चाहे तो करे चाहे तो ना करे, वो लोकसभा की मर्जी। उसको उठा के दे देगा प्रेसिडेंट को। अच्छा, प्रेसिडेंट भी इसमें साइन करने में बाध्य है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट लेकर के उसको वीटो पावर लगा देगा, कोई भी वीटो नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं जवाब डाल ले। अगर प्रेसिडेंट भी साइन नहीं कर रहा है तो वो भी मान लिया जाएगा 14 दिन में कि हाँ वो पास हो चुका है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये है कि एक तरफ से सरकार की जब मनमानी कुछ करनी रहती है तो वो मनी बिल लेके आते हैं। मतलब ऐसे समझिए, याद करने के लिए कि अगर मनमानी करना है तो 110 के अनुसार काम करो, हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, तो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा लिस्टिंग देख लेते हैं। देखिए विधि की समझ समानता आर्टिकल 14 बोलता है। 15 क्या बोलता है, धर्म जाति मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी बोलते थे, अस्पृश्यता का उन्मूलन, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक। उसके बाद उपाधियों का अंत हो गया आर्टिकल 18। 19 से 21 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यही जो है किसी की धर्म में क्या है कि अगर सपोज डेट अभी आगे क्वेश्चन लेंगे लिए हुए हैं, और अनुच्छेद 29-30 क्वेश्चन के माध्यम से उसको करेंगे तब अच्छा क्लियर होगा। 29-30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी शिक्षा अधिकार का उल्लेख है। 30 में क्या बोलते हैं, 29 में हो गया कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक दोनों के लिए है। लेकिन जो 30 है वो केवल अल्पसंख्यक को बोलता है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन का स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, कई बार आपने देख लिया, अस्पृश्यता के अंत। भारत संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है, क्या इसको करवाने की जरूरत है। अब ऐसे ही बोल दीजिएगा सर भी हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है, किस में जोर दिया गया है अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता। बस इतना ध्यान में रखिए। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुछ कुल कितने अनुच्छेद थे, तो देखिए जब संविधान लागू हुआ था तभी 395 थे। लेकिन अगर आपसे अभी पूछ ले प्रेजेंट में कितना है, 448। अगर आपको 448 या 450 मिल रहा है इसको आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो 448 या प्लस आप कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है, अपराध के दोष सिद्धि, ना ना ना, मानव जाति के, देखिए अपराध में दोष सिद्धि का जो बात कर रहा है वो कौन करता है, अभी आपको बताया गया, उसको देखिए निकाल के देखिए। मानव जनजाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, ये किस में, ये किसका था, 23 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किसमें था, किसमें है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यही है 29 नंबर। अभी पीछे देखते हैं, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है। और 30 में क्या करता है, अल्पसंख्यकों का इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन की बात करती है, ठीक। धार्मिक आधार पर कर निषेध, ये अलग चीज है, ये जो है धर्म के अधिकार की स्वतंत्रता में जाता है 25 से 28 के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन
करने के लिए कदम उठाएगा? कौन बोलता है? 40। अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया? कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल नंबर 243, और इसी से रिलेटेड दो शेड्यूल डाला गया। कौन कौन सा? एक तो 11th शेड्यूल, एक 12th शेड्यूल। 11th क्या है? ग्राम पंचायत से है, यानी कि विलेज पंचायत से। और कितने इसमें सब्जेक्ट है? तो 29 डाला। कब किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये नगर पंचायत से है, ठीक, या नगर पंचायत या नगर पालिका बोल दीजिए। इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको भी डाला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें अगर आप देखें तो आर्टिकल नंबर 51A, ये क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि किसमें है? पार्ट 4A में। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है। ये किससे आया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात क्या है इसमें कि टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी है? अच्छा, इसको किसने सिफारिश किया था इसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए सिफारिश किसने किया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश किया था। लिया कहां से गया है? तो ये लिया गया है कहां से? तो रसिया से। ठीक है, अच्छा, इतना तक हो गया। अब इसमें कुछ चीज और बचा क्या, कि टोटल कितना है? तो आप बोलिएगा सर 11। कैसे? शुरू में जब ये 42वां संशोधन के दौरान जब जोड़ा गया था, कितना जोड़ा गया था? तो उसमें जोड़ा गया था 10। बाद में क्या हुआ? फिर एक जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसमें जोड़ा गया ना, उसी में इसको भी जोड़ा गया था। और शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा क्या गया कि बच्चों की शिक्षा के लिए, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए उसके अभिभावक जो है पूरा प्रयास करें। यही है, मतलब अभिभावक को भी जिम्मेदारी दे दी गई। ये उसका कर्तव्य होगा अभिभावक का कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर जो है डी। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में? अब देखिए, बजट आपका आ चुका, आ गया ना। इनकम टैक्स में भी अच्छा खासा छूट मिल गया है, बहुत खुशी होगी। देखिए, सैलरी भी मिलेगा ना, तो टैक्स भी बचेगा, तो बढ़िया ना है। तो ये अनुच्छेद नंबर कौन सा बोलता है? तो 112 में। देखिए, हमारे पास कोई बजट का प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। उसी को हम बजट के रूप में जानते हैं, जो कि 112 के अंतर्गत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? ये कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 263 बोलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश पर एक अंतरराज्य यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का बात करता है 263। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें है? तो भैया 360 में है। पार्ट कौन सा बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का? कितने बार मैं बता चुका हूँ? 18। अच्छा, इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया गया? ये भी मैं वीडियो करवा चुका हूँ, मतलब ये भी करवा चुका हूँ, इसका वीडियो में बढ़िया करवाया। जितना एग्जाम में पूछा था उतना मैंने उसमें करवा लिया है, उसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, देखिए आगे। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और बोलूंगा कि एक रिक्वेस्ट और करूंगा, ये कि टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाइए, टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कीजिए। उसमें अभी कुछ दिन, मतलब कि 2 4 5 दिन, 10 नहीं 12 फरवरी से उसमें मैं पिक के माध्यम से कुछ पिक्स रहेंगे, या कुछ पीडीएफ रहेंगे, या कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इस सब के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना, क्योंकि जो चीजें हैं जो आपको मतलब 1 2 बार पढ़ के ही याद कर सकते हैं, वो सब चीजें मैं पिक या क्वेश्चन या पीडीएफ के माध्यम से उसमें डाला करूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ ये जो करवा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन ये कि अगर आपका डिमांड हो तब, ऐसे करने से क्या मतलब है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का गठन का बात करता है? तो ये कौन करता है? 169, विधान परिषदों के गठन का बात। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? कौन सा आर्टिकल? तो 1 2 3 ये किसका है? तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अच्छा, यही बात करें, अगर 2 को उठा के हम इधर कर दें यानी कि 2 फिर 1 और 3 लिख दें, तो ये किसको देता है? ये देता है गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को।
ठीक है, तो ये हो गया गवर्नर का। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो भी अध्यादेश आ रहा है, देखिए, जब आपका संसद जो है विश्रांति काल में, यानी कि कुल मिला के समझिए कि सेशन में नहीं है, ठीक, बैठक नहीं चल रही, तो पहले बात, दो सेशन के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, तो 6 मंथ। एक बात ये आपने ध्यान कर लिया। अच्छा, अध्यादेश जो है, इसको प्रेसिडेंट ने तो जारी कर दिया, आदेश दे दिया, अध्यादेश ला दिया, लेकिन इसकी भी एक टेन्योर होती है। ये जो कानून बना है अध्यादेश के माध्यम से, उसको संसद में पास करना होता है, और कितने दिन में, ये 6 वीक्स के अंदर, ठीक, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए अगर कि मैक्सिमम अध्यादेश को संसद में पास करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, मैक्सिमम, अगर सेक्शन आ गया तो 6 वीक, सेशन अभी नहीं आया है, सपोज डेट आज अध्यादेश जारी किया, अगला सेशन 6 महीने के अंदर बैठना चाहिए, मान लीजिए 6 महीना का लास्ट दिन ही बैठ रहा है, यानी कि 6 मंथ, तो ये हो गया, प्लस 6 वीक, और 6 वीक, 6 मंथ प्लस 6 वीक। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये बात को ध्यान रखिएगा, 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 महीना और 6 सप्ताह, ठीक है। तो यहां से आपका मतलब कि ये हुआ कि अगर इतना दिन के अंदर पास हो गया संसद में, तो वो कानून कानून रहेगा, लेकिन अगर पास नहीं हो पाया, तो ये कानून वहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, प्रेसिडेंट इतना मेहनत से कानून बनाएगा, और वो कानून फ्लॉप हो जाए, मतलब कि पास ना हो, फेल हो जाए, तो समझ रहे हैं, तो इसीलिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, अगर 6 महीना के अंदर सेशन नहीं बैठा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सब। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसका आंसर हो गया ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था। अब ये भी एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, मतलब ये टिपिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब कि इतना भी आसान नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा 1954, यानी कि अनुच्छेद 335A 1954 में जोड़ा गया था। और ये क्या है, 370, आर्टिकल 370 आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया था ये। और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। कौन, एक तो जम्मू एंड कश्मीर है ये है, और दूसरा में लद्दाख, ठीक। अभी लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ा गया है। चलो, आप 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, अगर बता सके तो ठीक, न तो उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब नागरिकता हम करेंगे अगले चैप्टर में, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो नागरिकता, देखिए, आर्टिकल आपका जो मेन मेन चीजें हैं वो सभी चीज में करवा दिया हूँ। नागरिकता में बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत छोटा टॉपिक है, इसको भी मैं करवाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सभी चीज मिलते रहेगा। जितना मैं करवाते जा रहा हूँ, केवल उतना पढ़ लेंगे ना, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, केवल उतना ही कर लीजिए इसमें तो। अच्छा, मैथमेटिक्स का भी यार वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे मैंने मैथमेटिक्स का इतना अच्छा अच्छा उसमें टिक बताता हूँ, क्वेश्चन मतलब इजीली करने का, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरी बोली अच्छी नहीं लगी है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अब ये तो आप ही लोग जानेंगे। नहीं अच्छा लग रहा है तो ये भी कमेंट कर दीजिए, कुछ उसमें दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए, अच्छे से अपलोड किया जाएगा। मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, मैथमेटिक्स है, उसमें क्या है ना कि आपको क्वेश्चन किस तरह से उसको डील करना है, ये मैं उसमें बता रहा हूँ। बाकी जोड़ घटाना गुड़ा भागा सब कोई कर लेता है, लेकिन उसमें क्या चीज करा जाए कि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना, क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व करना है। आपको इससे मतलब नहीं कि आपने कितना चीज जाना है उसमें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, स्टेज 1 का बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आप बस ऐसे देख करके उसको देखेंगे, तो थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, उसका ऑप्शन पकड़ करके आंसर निकाल लेंगे। 30 क्वेश्चन में से ऐसे ऐसे 12-13 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सही मटेरियल मिलते रहेगा। टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।